हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली 28 की लेट नाइट थी, मैंने काम शुरू किया और 29 की अर्ली मॉर्निंग है। शाम के समय मुझे अचानक ऑर्डर मिला कि मुझे हैदराबाद जाना है, फायर फाइटिंग सिचुएशन है। और ऑर्डर क्या मिला, अब तो हमें खुद ही एक कॉल लेनी पड़ती किसी काम के लिए, कहीं मूव करना है तो लीडरशिप पोजीशन में आने के बाद। तो अचानक से मुझे लगा कि मुझे हैदराबाद जाना पड़ेगा। कुछ ऐसे डिलेज़ हो रहे हैं काम में जो कि सीधे फ्रंट पे खड़े होके करना है। तो अचानक प्लान बना और फिर मैंने अप्रूवल लेके मूव करने का प्लान किया, तुरंत फ़्लाइट्स बुक की और अब अगले एक वीक के लिए मुझे हैदराबाद जाना है। उसके बाद अचानक अगर आप इतने लेट होटल वगैरह सर्च करते हैं तो बड़ी चॉइस नहीं मिलती, पर पता नहीं क्या था ऐसा कि मुझे काफ़ी अच्छी चॉइस मिल गई होटल की। जबकि मैंने अभी जस्ट होटल बुक किया है 29 का ही, और 29 की मॉर्निंग हो गई है, पर मुझे बहुत अच्छी डील मिल गई। और आप देख सकते हैं कि मैंने 5 स्टार होटल में कई सेलेक्ट किए, जिसमें कि ताज डेक्कन और ऐसे कई होटल मैंने देखे। तो लास्ट में मुझे लेमन ट्री प्रीमियर हाईटेक सिटी हैदराबाद मिला, जो कि एक काफ़ी अच्छा होटल है और उसमें मुझे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल गया। तो आप देखिए कि 30,700 रुपये बनता था 3 दिन का, जो कि मुझे डिस्काउंट 13,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया और मात्र 21,000 रुपीज़ 974 मुझे पे करना पड़ा, इंक्लूडिंग GST। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छी डील मुझे मिल गई। अब वैसे कल मेरी फ़्लाइट शाम की मैंने रखी, क्योंकि मुझे दिन में भी काफ़ी कुछ काम करने हैं। और मेन तो मेरा AC जो है डैमेज हो गया था, उस AC को भी मुझे फिट कराना है। तो उसका एक कार्ड ख़राब हो गया था, तो मैंने ऐसी फ़्लाइट रखी। शाम के 4-5 बजे की फ़्लाइट है, अराउंड 5 की। तो दिन में मैं अपना कुछ काम भी कर लूँगा, इसके बाद मैं ऑफ़िस जाऊँगा। ऑफ़िस जाके फिर मुझे निकलना है। तो चलिए चलते हैं और आपको मैं इस बार हैदराबाद में अपना स्टे दिखाता हूँ और अपने काम करने का तरीका, कि मैं जब जाता हूँ तो कैसे काम करता हूँ, कहाँ काम करता हूँ। दोस्तों जल्दी वेब चेक इन कर ले रहा हूँ मैं आज ही, और कल बिजी रह जाऊँगा। और बोइंग 777 में बैठने का अलग ही मज़ा है। इंडिया में तो हम लोग डोमेस्टिक फ़्लाई करते हैं, इंटरनेशनल भी मैंने नेबरिंग कंट्रीज ही फ़्लाई की। तो नॉर्मली एयरबस या बोइंग 737 में फ़्लाई किया। तो चलिए फटाफट वेब चेक इन कर लें और इसके बाद फिर सोया जाए। गुड नाइट दोस्तों। और वैसे तो सुबह हो गई है, पर भारत में भोर होने के बाद ही जो है सुबह मानी जाती है, और अंग्रेजी हिसाब से तो सुबह हो गई है। तो चलिए सोते हैं, कल मिलेंगे। ओके बाय। तो गाइज शाम के 4 बज रहे हैं। पूरा दिन काफ़ी सारा काम निपटाया, कंपनी का भी काम किया बहुत सारा, और अब हम हैदराबाद के लिए निकल पड़े हैं। टर्मिनल 3 से मेरी फ़्लाइट है और बोइंग 777 है। तो मैंने आपको वैसे ही बोला था कि बड़ा एक्साइटमेंट रहता है बड़े जंबो में बैठने का, जो कि लार्ज कैपेसिटी फ़्लाइट है। और एयर इंडिया तो मुझे हमेशा से पसंद रहा है। हालांकि बीच में ये बहुत ही डाउन हो गया था, लेकिन अब कुछ प्रोफेशनल होते जा रहे हैं। पहले तो सरकारी सिस्टम था। और बस रात को मैं पहुंचूंगा हैदराबाद। वहाँ पर लेमन ट्री में मेरा स्टे है। अभी मैंने 3 दिन का ही लिया है, और चूँकि उसके बाद फिर एक्सटेंशन है, तो देखूंगा कैसा स्टे रहता है। तो जगह जगह रुकने का भी मज़ा है, और मैं अच्छी प्रॉपर्टीज़ को कैप्चर कर लेता हूँ और अपने ब्लॉग में डाल देता हूँ, जिससे लोगों को भी बड़ी सहूलियत मिलती है। और वो उनको गाइडेंस मिलता है। मेरे कई ब्लॉग हैं प्रॉपर्टीज़ पे, होटल्स में जहाँ मैं रुकता हूँ, तो लोगों को उसमें हेल्प मिल जाती है चूज़ करने में। चलिए चलते हैं हैदराबाद। तो अब हम T3 पहुँच गए हैं, और टर्मिनल 3 बहुत शानदार टर्मिनल है, वर्ल्ड
के लिए सिक्योरिटी चेक इन का सामना नहीं करना पड़ता। ये भी एक आराम है। और ये सामने टर्मिनल 3 दिख रहा है आपको, और यहीं से मेरी फ़्लाइट है। किसी वजह से अभी टर्मिनल 1 में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से इंडिगो की भी बड़ी फ़्लाइटें यहाँ से चल रही हैं। लीजिए हम पहुँच गए टर्मिनल 3। ये टर्मिनल बिल्डिंग है, चारों तरफ फ्लाइट्स खड़ी रहती हैं। आज बहुत भीड़ दिख रही है, गाड़ियाँ इतनी दूर से लाइन लगी हुई है। चलिए देखते हैं अंदर कैसा माहौल मिलता है। इसलिए अच्छा किया मैंने जल्दी आ गया हूँ। आज मेरी फ़्लाइट भी कुछ डिले हो गई है। आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, गाड़ियों की भी भीड़ ज़्यादा थी। वजह क्या है पता नहीं, और भीड़ तो काफ़ी है पूरे एयरपोर्ट में। और हूटर और सायरन भी बज रहे हैं लगातार। चलिए बहरहाल हम तो एयरपोर्ट पहुंच ही गए हैं। अंदर चलते हैं। डीजी यात्रा से चेक इन। गाइस, डीजी यात्रा की बदौलत बहुत जल्दी अंदर आ गए। और एयर इंडिया का ये सामने काउंटर है, और बहुत ही खाली काउंटर है। वजह क्या है मुझे पता नहीं, लगता है एक ही फ़्लाइट है इनकी। बट एनीवेज़ चलिए चेक इन करते हैं। चलते हैं सिक्योरिटी के लिए। मैं जल्दी आ गया हूँ, 5:40 की बोर्डिंग है, अभी 5 बज रहे हैं। सिक्योरिटी पे थोड़ी भीड़ है अंदर। सुजुकी के बेस में टोयोटा ने एक और रीबैजिंग की है, तो एयरपोर्ट में ये सब भी देखने को मिल जाता है। लेटेस्ट इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है। ये सुजुकी का फ्रॉन्क्स का, और ये शानदार गाड़ी। आप टोयोटा की बैजिंग ले सकते हैं, थोड़ा सा और पैसा लगेगा। गाड़ी बहुत अच्छी है। मैं बहुत दिन से गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ, जब से मैंने अपनी पुरानी गाड़ी बेची है। तो इस टाइसर इसका नाम है। थोड़ा बलेनो का शेप है, पीछे से थोड़ा पीछे से और आगे से फेस लिफ्ट कर दिया है। मैं पूरी तरीके से सिक्योरिटी सब कुछ करके आ गया। वैसे डीजी यात्रा की सिक्योरिटी लाइन में ज़्यादा भीड़ थी, और बल्कि नॉर्मल लाइन ठीक थी। एनीवेज़ ये T3 का अंदर का व्यू है। वैसे आपने बहुत से व्लॉग्स में देखा होगा, लेकिन मज़ा आता है देखने में। तो हाई एंड शॉपिंग, ऑल हाई स्ट्रीट शॉपिंग यू कैन सी हियर। मैं कभी नहीं खरीदता हूँ, मिडिल क्लास के लिए ये लिमिटेशन है। कभी कभी कोई चीज़ अगर गिफ्ट देनी है तो ख़रीद लेता हूँ, बट नॉट ऑलवेज़। और T3 बहुत ही शानदार बनाया है। मैं जब 2010 में दिल्ली में रहता था तब भी यहाँ से ट्रैवल करता था, और धीरे धीरे और भी डेवलप होता गया है। तो चलिए दोस्तों, अब अपने गेट की तरफ चलते हैं। वैसे मैंने लंच कुछ हल्का किया था, तो ज़रा भूख सी भी लग रही है, खा लिया जाए। आगे एक दिल्ली स्ट्रीट है, हमेशा वहीं खाते हैं, और वहीं कुछ काम का मिलता भी है। तो दिल्ली स्ट्रीट में खाएंगे, और रात का देखते हैं। इस बार मुझे कोई अच्छी डील नहीं मिली। अदरवाइज़ नॉर्मली 5 स्टार में ब्रेकफास्ट प्लस लंच और डिनर मिल जाता है, पर वो ऑप्शन मुझे मिले नहीं। तो डिनर के लिए मुझे पैसे काफ़ी खर्च करने पड़ेंगे। एनीवेज चलिए चलते हैं। वैसे मेरी प्रमोशन हुई है, तो इस बार शायद मेरे डेली एक्सपेंसेस की लिमिट भी बढ़ गई होगी। वो मैंने चेक नहीं किया, वो भी चेक कर लूँगा। मुझे चाय थी, और चाय के ये ऑप्शंस हैं, आप देखिए। 249 में समोसा, मैगी, रस्क, मट्टी, पैन और करी, और भी कॉम्बिनेशन है। तो चाय पीनी थी, चाय के साथ कुछ खा भी लिया जाए। तो ये दिल्ली स्ट्रीट, तो अगेन हाई स्ट्रीट, फाइन डाइनिंग। और इधर फैब इंडिया का शोरूम है, क्रोमा भी यहाँ खुल रहा है, और ये अच्छी बात है। गार्डियन फार्मेसी। चलिए चाय के साथ समोसा ले लेते हैं। आपकी चाय की वीडियो बना रहा हूँ, बना लूँ। समोसा विद चाय दो है ना, समोसा विद चाय सर। यस, थैंक यू। मेरी फ़्लाइट का टाइम होने वाला है, बोर्डिंग टाइम हो गया। मुझे बहुत जल्दी ये ख़त्म करके जाना पड़ेगा। 6:40 की फ़्लाइट है।
और अब बोर्डिंग शुरू होने वाली है, तो बहुत ही जल्दी मैं गेट नंबर 28 पे पहुंचूंगा। इस बीच में आपको दिखा दूँ ये समोसा और ये चाय। तो चाय इन्होंने पका के बना के दी एयरपोर्ट में। है कुल 260 रुपये का सामान, जिसमें वैसे तो अगर मार्केट में लेंगे तो 20 रुपये का समोसा। हमारे पप्पू जी के यहाँ लेंगे जब बसंत कुंज में तो 15 रुपये में ही मिल जाएगा। और ये चाय 20 रुपये की। तो बाकी की जो 220 रुपये आपने दिए हैं वो एयरपोर्ट पे बैठने के और वगैरह वगैरह के चार्ज दिए हैं दोस्तों। ये वगैरह वगैरह के चार्ज का ही मज़ा है लाइफ में। जब आप आते हैं हाई लाइफ, तो कभी कभी हम लोग तो गांव से आने वाले लोग हैं, तो 3 रुपये की चाय 5 रुपये की चाय से लेके सब हमारे लिए चलता है, कहीं भी फिट हो जाते हैं, खाट से लेके 5 स्टार तक। जैसा मैं बता रहा था कि हम लोग छोटी जगह से आने वाले लोग हैं, तो हम हर जगह फिट हो जाते हैं। बस बड़ी जगह में थोड़ा चुप रहते हैं और छोटी जगह में खूब बोलते हैं, और बड़े लोग हर जगह चुप रहते हैं। मुझे समोसा खाने का मन हो गया। ऐसा इसमें कुछ स्पेशल नहीं है कि मतलब पता नहीं, आजकल मुझे समोसे के लिए क्रेविंग होने लगी। वैसे मैं अब मुझे सुबह ये बर्न करना पड़ेगा, तो नॉर्मली मैं लंच स्किप कर देता हूँ, पर अब खाया है, मन किया तो सुबह जिम में वर्कआउट करना पड़ेगा। चाय भी देखते हैं। चाय में आपको शुगर नहीं मिलेगी, ये पका के दी हुई चाय है, आप अपने हिसाब से शुगर मिला लीजिए। शुगर ही है ना, होपफुली या शुगर ही है, नहीं तो ये नमकीन चाय हो जाएगी, कश्मीरी चाय। वैसे इस बार मैं दिसंबर में आप लोग को कश्मीर ले जाके कश्मीरी चाय भी पिलवाने वाला हूँ, जहाँ हमारे पुराने मकान मालिक के पास हम रहते थे। शुगर ही है। तो जल्दी जल्दी मैंने समोसा खाया, अब चाय पी रहा हूँ। चाय गर्म भी है और ठंडी भी, क्योंकि इसका टॉप बहुत बड़ा है तो जल्दी ठंडी हो रही है, पर अच्छी है चाय। घर में जो पका के पीने वाले हैं उनके लिए है। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद चलते हैं फ़्लाइट में। आज बोइंग 777 का मज़ा लेंगे। तो एयर इंडिया तो हमेशा से कुख्यात रहा है लेट होने के लिए। टाटा के हाथ में आने के बाद भी मैंने इसमें ट्रैवल किया, तो हमेशा कोई बहुत अच्छा नहीं लगा। और जब से मेरा इन्होंने एक टिकट जो था वो कैंसिल किया था अलायंस एयर की फ़्लाइट का, और फिर पैसे नहीं वापस किए, और फिर बहुत ट्रैक करने के बाद 2-2.5 साल के बाद मुझे पैसे मिले, वो भी काफ़ी कुछ काट के, तब से मेरा मन ख़राब हो गया। लेकिन इस बार जस्ट 777 के लिए मैंने इसको बुक किया है, और ट्रैवलेटर से आप थोड़ा फास्ट चल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा गेट तो दूसरी ओर है, क्योंकि कई बार मुझे धोखा हो जाता है। पिछली बार ऐसा ही हुआ था, रायपुर जा रहा था मैं और गेट नंबर 53 पे बैठा था, फ़्लाइट गेट नंबर 54 से जानी थी। जब लास्ट कॉल हुई और देखा कि यहाँ कोई और फ़्लाइट उड़ने वाली, तब मैंने चेक किया और फिर भागा। तो ये होता रहता है मेरे साथ, पर ये दूसरी साइड है। तो इस बीच T3 का सुंदर अंदर का दृश्य भी बहुत सुंदर है। तो आजकल एयर ट्रैवल सबके रीच में आ गया है। बहुत सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं। पहले जो एलीट क्लास था वो अब नहीं रह गया। तो कभी आपको यहाँ पे लुंगी पहने हुए आदमी भी, चप्पल पहने हुए आदमी भी मिलते हैं, और हाई क्लास जेंट्री के सामने जो हम लोग दब के रहते थे, वो झिझक अब चली गई है। जब हम 2000 की शुरुआती दशक में जब हम ट्रैवल करते थे तो बहुत कॉशियस रहते थे, क्या पहने क्या नहीं पहने। लेकिन अब तो ये ध्यान भी नहीं रहता कि हमने क्या पहना है। हालांकि हमारा प्रोफेशनल अटायर जो है वो तो हमें उसके हिसाब से रहना पड़ता है। लिबास में तो एक आदत सी पड़ गई है कि हम उससे डाउनग्रेडेड कपड़े पहन के नहीं जाते। बट अब हम इसके लिए बहुत ज़्यादा ये फीलिंग हो कि
हम क्या करें, मेरे पास ऐसे काफ़ी कार्ड्स हैं जो लाउंज जो दिख रहा है यहाँ पे जा सकता हूँ, लेकिन कभी नौबत मौका ही नहीं आता कि मैं लाउंज पे जाऊँ। और ये मेरा बोर्डिंग गेट भी बिल्कुल पास ही है, तो बोर्डिंग गेट नंबर 28 पे से ये फ़्लाइट जाने वाली है। लेकिन बिल्कुल यहाँ माहौल सूना पड़ा है, बिल्कुल खाली है, तो इस बीच में ला के अपना एक हैंड आउट पढ़ूँगा। ऑलरेडी रीस्केड्यूल्ड है, लेकिन अब वो लैंड हो गई है और पार्क नहीं हुई है, तो मोर और लेस टाइम पे हो जाएगा। तब तक रेस्ट रूम यहाँ तो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। अच्छा फीडबैक देने की आदत डाली, कई बार ख़राब चीज़ों के लिए भी, कई बार जो थोड़ी सी कम ख़राब होती है उनके लिए भी अच्छा फीडबैक देना अच्छा होता है। लाइफ में रिटर्न आता है गिफ्ट। और चलिए अब पानी की 2 बॉटल ले लें, क्योंकि हैदराबाद अभी फ़्लाइट काफ़ी दूर है, तो पानी की बॉटल ले लेते हैं। पानी हमेशा इधर से ही लेता हूँ, और ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन से मोस्टली, जिससे कि एयरपोर्ट में भी कम प्राइस में पानी मिल जाता है। तो चलिए पानी ले लेते हैं। ये नॉर्मली एसी न होता नहीं है, और लंबी यात्रा है तो मैं 2 बॉटल ले लेता हूँ और चेकआउट करते हैं। नाउ प्रोसीड टू पी। मेरी दोनों बोतल बाहर आ गई, बस यहाँ से निकालना है। और तो ये 2 बोतल पानी की सिर्फ 20 रुपये में, और मैं इस पे एयरपोर्ट पे कभी महंगा पानी नहीं खरीदता। तो गाइस ये है हमारा वाइट बॉडी एयरक्राफ्ट, एयर इंडिया का बोइंग 777, जो हैदराबाद के लिए, दिल्ली से हैदराबाद चलता है। और ये मैं आपको कुछ इंटरनेट फ़ोटोग्राफ्स दिखाता हूँ इस वाइट बॉडी एयरक्राफ्ट के। ये 777-300 ईयर है, जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 392 है, और इसकी जो रेंज है वो 13,649 किलोमीटर तक उड़ सकता है। ये लंबाई है इसकी 73.9 मीटर, विंग स्पैन 64.8 मीटर, और इसकी जो हाइट है वो 18.5 मीटर है। ये जो है 0 से 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड केवल 6 सेकंड में पकड़ लेता है। इसमें ट्विन जेट इंजन लगे हैं, जो कि 1,75,000 हार्स पावर के बराबर जो है ताकत पैदा करते हैं। और इसलिए जो ये एयरक्राफ्ट है, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे पावरफुल जेट इंजन के रूप में रिकॉर्डेड है। और ये हमारे भारत में भी उड़ता है, और दोस्तों इसी में हम आज उड़ने वाले हैं। तो ये इसकी छोटी सी स्पेशलिटी है। और कुछ बातें बताता हूँ मैं आपको। ये 920 किलोमीटर पर आवर की क्रूजिंग स्पीड पे क्रूज़ कर सकता है, और जो प्रीमियम कंफर्ट केबिन के बिना जो इसके डिज़ाइन है उसमें 408 तक पैसेंजर बैठ सकते हैं दोस्तों। और ये है इसकी खासियत, जो कि ये 3,51,543 kg वेट अपने साथ ले जा सकता है। और अगर प्रीमियम कंफर्ट के साथ इसमें सीटिंग अरेंजमेंट है तो 381 पैसेंजर तो बड़े आराम से ही इसमें चले जाते हैं दोस्तों। तो बहुत ही शानदार एयरक्राफ्ट है ये। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पढ़ना मेरा शौक़ है, तो मैं बैठकर पढ़ रहा हूँ। फ़्लाइट डिलेड है और 5:30 पे इसकी बोर्डिंग होनी थी, अब ये 7:40 तक बढ़ गई है। जो इसका पहुँचने का टाइम था उस टाइम पे इसकी बोर्डिंग होगी। और आप देखें कि यात्रीगण कितने परेशान हैं, लेकिन अभी कोई नामो निशान नहीं है बोर्डिंग का कि बोर्डिंग प्रारंभ होगी। और अभी तो भरा पूरा दिन दिख रहा है, तो ये फ़्लाइट डिलेड है। उसकी वजह क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। नीचे एयरक्राफ्ट तो 5:30 के पहले ही 5 बजे जब मैं पहुंचा तभी खड़ा था। ऑलमोस्ट टाइम of departure, but we have not yet boarded the aircraft, and you see still people are waiting out there, and the reason is quite bizarre, you know, and that 70 passengers traveled from Hyderabad to Delhi, and they were all wheelchair passengers, so evacuation took a long time, and now that is why there is a delay. So it's almost departure time, but we have not
it boarded the aircraft. So this is somehow not acceptable, but don't have any choice. तो फाइनली मैं एयरक्राफ्ट की ओर बढ़ रहा हूँ अब, और चलिए चलते हैं। हमारा जो बोइंग 777 है, 70 लोग व्हील चेयर पे आए, इस वजह से उनको निकालने में डिले हो गया। चलिए चलते हैं। अभी भी लाइन लंबी है। तो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट आपके सामने है। एक एंट्री फ्रंट से है, एक मिडिल से। तो दोस्तों ये है वो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट जिसमें बैठने का मैं इंतज़ार कर रहा था। और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो क्लास है, यहाँ पे 2 सीटें हैं। प्रीमियम इकोनॉमी क्लास है, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास। और मैं अपनी सीट पे बैठ गया हूँ 47J। सामने की सीट पे डिस्प्ले लगा हुआ है, और इस डिस्प्ले पे कई भाषाओं का चयन आप कर सकते हैं और अपनी भाषा में आपको जानकारी मिलेगी। इस डिस्प्ले में बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें आप फिल्म देख सकते हैं, गेम कर सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक इस बीच देखें एयरक्राफ्ट में लोग आते जा रहे हैं, और हम जो बैठे हैं ये प्योर इकोनॉमी क्लास है, जिसे कैटल क्लास भी कहते हैं। इसमें कुल 9 सीटें हैं, तीन और 3 की कतार में, और बीच में 2 आयल्स होते हैं। तो इस प्रकार से एक कतार में 9 लोग बैठते हैं। और दोस्तों काफ़ी बड़ा स्पेस है। सीटें फिर भी इसकी वाइड हैं, और जो कि नॉर्मल बोइंग 737 या एयरबस 320, 321 नियो होते हैं एयरक्राफ्ट, उनकी अपेक्षा यहाँ पे इनकी सीटों की चौड़ाई है ज़्यादा है। और आप देखें ईयरफोन्स हैं, ये ईयरफोन आप सामने लगे कंसोल में लगा सकते हैं। और इस बीच ये आप देखें सामने में जो एक बोइंग 737 खड़ा है, या संभवतः एयरबस हो सकता है, मुझे दूर से समझ में नहीं आ रहा है, उसकी नोज़ नहीं दिख रही है। तो ये एयरक्राफ्ट देखने से ही लग रहा है कि छोटा है। हम कितनी हाइट पे हैं, और नीचे ग्राउंड क्रू अब इशारा कर रहा है, तो हमारा फ्लाइट का टाइम हो रहा है। तो इस वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट में बैठने का तो मज़ा ही आ गया दोस्तों। और अब हम टैक्सी पे हैं। टैक्सी का मतलब जब विमान उड़ने के लिए आगे बढ़ता है, और जब वो टेक ऑफ करने के पहले की जो परिस्थिति होती है, जब वो धीरे धीरे चल के आगे जाता है, तो उसे टैक्सी कहते हैं। और टैक्सी के बाद अब हम एयरबॉर्न होने जा रहे हैं। तो आप देखिए ये जो स्पीड है धीरे धीरे बढ़ रही है, और हम धीरे धीरे अब यहाँ से ऊपर की ओर उठेंगे, और हम एयरबॉर्न हो चुके हैं दोस्तों। तो दिल्ली को अब हम पीछे छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। हमारा विमान टेक ऑफ कर गया है, और ऐसा लग रहा है कि सितारों भरा थाल किसी ने रखा है। दिल्ली की जो रोशनी है ऐसी दिख रही है जैसे सितारों भरा कोई थाल हो, और हम इस लंबे चौड़े एयरक्राफ्ट में ऊपर उठ चुके हैं, एयरबॉर्न हो चुके हैं। और यहाँ से हमारा हैदराबाद की जो यात्रा है तकरीबन 2 घंटे की यात्रा है। काफ़ी लंबी यात्रा है, मध्य भारत पार करके आगे जाना है। और आप देखें दिल्ली कितनी खूबसूरत दिख रही है, जवाहरात जैसे हीरे जवाहरात रखे हों। तो मज़ा आता है इस तरीके की यात्राओं में, कभी कभी एंजॉय करना चाहिए। और मैंने पूरा ये लंबा ब्लॉग बनाया आपके लिए इस वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट में यात्रा का, जिसे बोइंग 747 कहते हैं। और अब ये दिल्ली जो है पीछे छूट रही है। हम एयरपोर्ट से महिपालपुर के ऊपर से होते हुए अब वसंत कुंज को पार करेंगे, और इसके बाद धीरे धीरे दिल्ली को पीछे छोड़ देंगे। मैं वसंत कुंज में रहता हूं, और मेरे घर के ऊपर से एयरक्राफ्ट टूटते हैं, तो मुझे यहाँ से देखने में भी मज़ा आ रहा है जब मेरा घर पार होगा। दोस्तों हवाई जहाज़ को लेके बचपना तो रहता ही है, चाहे हम कितने भी बड़े आदमी क्यों ना हो जाएं। हवाई जहाज़ को लेके एक जो फैंटेसी होती, मन में उत्साह परिकल्पना रहती है, वो तो बनी ही रहती है। और अब हम धीरे धीरे ऊंचाई गेन करते जा रहे हैं।
मैंने बाद में जाना कि सामने ये जो कंसोल लगा है इसमें सारी सुविधाएं हैं, आप अपनी पोजीशन देख सकते हैं कहाँ से कितनी दूर हैं। तो निश्चित रूप से एयर इंडिया जब से टाटा के पास आया है तो इसकी सुविधाओं में धीरे धीरे तो विस्तार हुआ है। पहले बहुत इंडिया के गंदे और मैले से विमान होते थे, लेकिन ये बिल्कुल नया विमान है और अंदर बिल्कुल साफ़ सफाई मिली हमें। तो ऐसा लगा टाटा अब जो है इसकी देख रेख बहुत अच्छे से कर रहा है और बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बना लेंगे वो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मैनेजमेंट तो कुछ ऐसा होता है दोस्तों। देखिए अब धीरे धीरे रोशनी कम हो रही है और हम दिल्ली से दूर जा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य है, आप लें, इसका आनंद लें। इसके बाद फिर मैं रास्ते में आपको कंसोल दिखाऊंगा और भी चीज़ें बताऊंगा। ये रोशनी जो थी काफ़ी सघन रोशनी सी अब ये विरल होती हुई जा रही है, स्पार्स होती जा रही। जो डेंस लाइट थी, तारों भरे थाल में जो मोती थे अब वो कम हो रहे हैं, जो जवाहरात थे वो थोड़ा बिखरने शुरू हो गए हैं। बीच बीच में अंधेरे के बड़े बड़े क्षेत्र दिख रहे हैं और अब जो लाइटें हैं वो सड़कों के किनारे ही हैं। तो इस तरीके से हम दिल्ली को काफ़ी पीछे छोड़ आए हैं। और हवाई जहाज़ तो बहुत गति से उड़ते हैं, आप जानते हैं 200-250 किलोमीटर घंटा से लेके अब इस समय कम से कम 300-400 किलोमीटर की स्पीड से हम उड़ रहे होंगे। और ये हमारे सामने जो कंसोल है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ से 748 माइल्स है हैदराबाद से, जो डिस्टेंस है हैदराबाद की लगभग 1400-1500 किलोमीटर है यहाँ से। और इस कंसोल में हमें बता रहा है कि 1 घंटे 37 मिनट लगेगा। इस समय रात के 8:06 हो रहे हैं और 9:43 पर हम पहुँचेंगे। कई व्यूज़ हैं यहाँ पे और देखिए अलग अलग व्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ इस कंसोल में। और इससे आगे पता चलेगा आपकी फ़्लाइट कहाँ है, किस पोजीशन में है, आपके अगल बगल इर्द गिर्द आगे पीछे कौन कौन सी सिटी हैं, आप यहाँ शहर हैं आप देख सकते हैं। तो अभी भी हम ये सामने जैसे कि फिरोज़पुर झिरका नाम का गांव है और ये अलग अलग व्यूज से आप अपने जहाज़ को देख सकते हैं। तो ये एक अद्भुत अनुभव है और इस कंसोल के साथ यात्रा करने का तो अलग ही मज़ा है। और इसमें आप अपने आसपास का सारा आनंद लेते हैं। मैं और भी आपको इस कंसोल में दिखाता हूँ क्या क्या है, अलग अलग व्यूज़ हैं। अनाउंसमेंट बता रहा है कि अब हम उस ऊंचाई पर उड़ने लगे हैं जहां पे विमान अब सीधा उड़ेगा और इसलिए सीट बेल्ट बांधने का संकेत जो है वो बंद कर दिया गया है। आप और ये कंसोल है जो अभी वो कॉकपिट मोड में है। अब मैं इसे चेंज करके आपको पायलट्स हुड मोड में दिखाता हूं, जिसमें ये जो मोड है इसमें आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद ही इस प्लेन को उड़ा रहे हैं। इसका एलिवेशन, इसकी स्पीड और इसकी हॉरिजॉन्टलिटी, ये सारा कुछ आपको दिखाता है। और नीचे आपको इसकी स्पीड से लेके सारी जानकारी मिलती रहती है। आप किस डायरेक्शन में उड़ान भर रहे हैं, ऐसा लगता है आप खुद ही पायलट हैं। तो बहुत ही मस्त अनुभव है, ये बहुत ही शानदार अनुभव है। और एयर इंडिया का तो ये नया ही रूप है। मैं तो एयर इंडिया से बीच में बड़ा चिढ़ने लगा था, लेकिन अब तो इसका स्वरूप ही बदल गया है। और धन्यवाद है कि टाटा ने इसे अपने हाथों में ले लिया। और ये मैं दूसरे मोड में आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से हम धीरे धीरे हैदराबाद की ओर बढ़ रहे हैं। और इस बीच अब चाय का नाश्ते का समय हो गया है दोस्तों। तो देखते हैं कि स्नैक्स में हमारे लिए यहाँ पर क्या उपलब्ध है। और ये एक और मोड है, ये अलग अलग मोड है यहाँ पे, आप अलग अलग मोड में सारी यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। ये टॉप मोड है और अब मैं इसे फ़्लाइट मोड में लेकर के चलता हूँ। तो आप देखें लेफ़्ट साइड में ये बता रहा है कि टाइम एट डेस्टिनेशन जो है इस समय 8:09 है। चूँकि ये भारत है, एक ही टाइम जोन है, इसलिए टाइम तो सेम है। और आप यहाँ से बहुत सारी सूचनाएं पा सकते हैं दोस्तों। तो ये मैंने फिर चेंज किया, जेस्चर कंट्रोल भी है। और ये फ़्लाइट मोड में आप देखेंगे तो ये आपको फिर फ़्लाइट मोड में बताएगा कि इस समय आपकी फ़्लाइट की क्या डिटेल्स हैं।
तो टाइम टू डेस्टिनेशन 1 घंटे 33 मिनट और 720 माइल्स है। मैंने माइल्स पे सेट कर रखा, तो ये माइल्स में बता रहा है 720 माइल्स है यहाँ से, और लगभग 1100 किलोमीटर कुछ के ऊपर। और ये दूसरा मोड है, ये कंपास मोड है। तमाम तरह के मोड्स को देखने के बाद दोस्तों आप देखिए, ये मैं हूँ और मेरे साथ कुछ सहयात्री हैं जो सब साउथ की ओर जा रहे हैं। और ये कितना चौड़ा विमान है। अमूमन आप एयरबस 320 321 नियो या आप 737 बोइंग में बैठते हैं, या कि फिर आप आइए ज़रा इस कंसोल को और छानबीन करते हैं। इसमें टीवी, ऑडियो, किड्स जोन, एयर इंडिया रिकमेंडेशंस, गेम्स और माई फ्लाइट, ये ऑप्शंस हैं। तो ये आपका इन फ्लाइट मनोरंजन है। और दिल्ली से हैदराबाद की फ़्लाइट खासा समय लेती है, लगभग 2 घंटे का। तो ऐसे समय में आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। हालांकि मैं तो अक्सर अपने साथ पढ़ने की पुस्तकें रखता हूँ, और मोनोपोली वगैरह गेम है, आप देखें तो ये सारे मनोरंजन आप कर सकते हैं दोस्तों। और इस बीच जो परिचारिका थी वो मुझे नाश्ता पहुंचा गई, और आपको लगेगा कि ये तो बहुत कम क्वांटिटी है नाश्ते की देख के। इसमें एक जो है एक छोटा सा पैकेट है, और पानी की बोतल है, थोड़ी सी कटलरी है, तो और एक मफ़िन्स का बाउल है, छोटा सा पैक है, उसमें मफ़िन्स हैं। ये केक जैसा है कुछ। मैं तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को पहचानता भी नहीं हूँ दोस्तों, आप ही बता दें कमेंट में कि ये क्या है। पर ये समझ ले कि कुछ बेकरी आइटम है, मफ़िन या ऐसा कुछ। और ये पराठे हैं दरअसल। तो एक पोर्शन पराठा है, साथ में ये मटर की सब्ज़ी है, और इसके बाद हमें ज़रा सी चाय परोस दी गई है, और अंत में थोड़ी सी सौंफ तो रखी है मैंने। तो चाय के लिए ये आपको गर्म पानी देते हैं, और साथ में ये प्री मिक्स टी मीन्स पकी हुई चाय रहती है। इसमें खाली आपको वाइटनर लगाना होता है। और इस बीच हम 39,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। नाश्ते के बाद ये लॉन्ग हॉल फ्लाइट उड़ती रहेगी, और 30,000 फीट पे ये क्रूज़ कर रही है। मैंने कुछ पढ़ने की सामग्री निकाल ली। मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ, और जब भी मौका मिलता है पढ़ाई करता रहता हूँ, अपना ज्ञान बढ़ाता रहता हूँ। तो इस प्रकार दोस्तों हम आगे बढ़ते रहे, और ये पायलट हुड मोड में आप देखिए। हालांकि अब ये आपके लिए कोई नई बात नहीं रही, बस ये है कि हम अलग अलग लोकेशंस पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और मैं बैठा बैठा चेक कर रहा हूँ। और अब समय आ गया है नीचे उतरने का। तो आप देखें कि अब यहाँ से करीब 60 किलोमीटर की दूरी बची हुई है हैदराबाद के लिए। मैंने बीच का सब कुछ नहीं दिखाया, और इस समय हम 22,000 फीट के आसपास की ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं। तो ये उतरने का समय हो गया है। हम 40,000 फीट से नीचे आ गए, और इस समय प्लेन की रफ्तार भी है वो 414 किलोमीटर माइल पर आवर है, यानी कि लगभग 600 किलोमीटर के आसपास है। तो ये ग्राउंड स्पीड है 422 माइल पर आवर की। हवा बह रही है 9 माइल पर आवर से, और ये कंपास बता रहा है कि हम दक्षिण पूर्व दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से हम ये नागपुर की ओर से हैदराबाद की ओर जा रहे हैं, जिसलिए ये दक्षिण पूर्व हो गया। वैसे दिल्ली से हैदराबाद तो दक्षिण है, तो हमारी जो दिशा है इस समय दक्षिण पूर्व की थी। और ये फिर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, इस मोड में आप देखिए कि हमारे जो 13,000 फीट की ऊंचाई पे नीचे आ गए, और अब नीचे धरती जो है उसकी रोशनी दिखाई देने लगी है, और बहुत ज़्यादा अब डिस्टेंस नहीं बची है। धीरे धीरे हम 8,000 फीट की ऊंचाई पे आ गए हैं, और अब ज़मीन जो है बहुत पास दिख रही है। लगभग 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के आसपास की ऊंचाई है, और बादल अब दिखने लगे हैं। अभी हम बादलों के ऊपर उड़ रहे थे, तो रात का कितना अद्भुत दृश्य है आप देखिए। और ये विमान अब लैंडिंग की ओर बढ़ रहा है। तो दरअसल इस समय अगर आप नोट करेंगे तो 8,000 फीट से 7,000 फीट के आसपास ये चक्कर काट रहा है गोलाई में, क्योंकि अभी इसको उतरने की अनुमति नहीं मिली है। और ये देखिए आप, ये गोलाई में घूम रहा है, इस वजह से ये हैदराबाद शहर के ऊपर ही चक्कर काट रहा है। जब तक इसे उतरने की अनुमति नहीं मिलती, ये धीरे धीरे ऊपर चक्कर काटता रहता है, और एक एक स्तर पे नीचे आता है। अब ये 7,200 फीट पे आ गया है, और इसकी जो हवा में स्पीड है वो 237 माइल पर आवर है, लगभग 400 किलोमीटर घंटे की स्पीड से।
और इस व्यू में आप देखिए कि अब बिल्कुल हम हैदराबाद को टच कर रहे हैं। तो बहुत मज़ा आया मुझे इस वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट में बैठ के दोस्तों, और अब हम धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन की ओर पहुंच रहे हैं। तो आप देखिए एक सर्किल दिखा रहा है ये, और दरअसल ये इस सर्किल के चारों तरफ चक्कर काटते हुए अब ये लैंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो इसका पेरीमीटर है, एक पेरीमीटर बना हुआ पहले नहीं दिख रहा था, अब ये पेरीमीटर दिखने लगा और ये इसी पेरीमीटर को फॉलो कर रहा है और धीरे धीरे उतरते हुए भी अपने आप को रनवे की सीध में लाएगा, और रनवे की सीध में आने के बाद ये लैंडिंग के लिए आगे बढ़ेगा। और अब आप देखें यहाँ देवराकोंडा इत्यादि जगह हैं जो हैं दिखने लगी, और हम काफ़ी अब ज़मीन के पास आते जा रहे हैं। तो कितना अद्भुत दृश्य है, सितारों भरा थाल एक बार फिर आपके सामने आ गया है। ये हैदराबाद शहर है, ये दिल्ली जितना तो बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी बहुत बड़ा शहर है, भारत के बहुत उभरता हुआ महानगर है। और वैसे तो हैदराबाद प्राचीन शहर था ही, निज़ामों की राजधानी था, और अब आईटी सिटी की वजह से, सिलिकॉन वैली की वजह से हैदराबाद बहुत आगे निकल गया है। मैं जाके हाईटेक सिटी में रुकने वाला हूं। दरअसल मैंने जानबूझ के इस बार अपना स्टे भी हाईटेक सिटी में लिया कि मैं हाईटेक सिटी देखूं। वैसे दोस्तों मैं अक्सर रुकता हूं जब कभी मुझे बेंगलोर जाना होता है, विजयनगर जाना होता है, तो मैं दिल्ली से आके विजयनगर जाने के लिए यहाँ हैदराबाद में शमशाबाद एयरपोर्ट के आसपास रुकता हूँ। और अब हम एक और स्तर पे नीचे उतर गए हैं। ये 6,980 किलोमीटर। आप देखें बहुत तेज़ी से हमारी स्पीड जो है वो कम हो रही है, और अब शहर बिल्कुल हमारे नीचे आ गया है। हम धीरे धीरे अपने निचले स्तरों पर उतरते जा रहे हैं, जिसे डिसेंडिंग कहते हैं। द प्लेन इज़ डिसेंडिंग नाउ, इट्स गोइंग डाउन। और ये रास्ता जो है एक, उसके इर्द गिर्द कुछ ज़्यादा लाइटें हैं, और गाड़ियों की बत्ती अगर आप ध्यान से देखें तो चलती हुई आपको दिखेंगी। और ये प्लेन अब धीरे धीरे गोलाई में घूमते हुए नीचे लैंडिंग की ओर बढ़ रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि जब कभी मुझे विजयनगर जाना होता है, हम 4,000 फीट पे आ गए हैं, हवा में हमारी स्पीड 200 माइल पर आवर के आसपास है। तो और इसे में ज़मीन में ये स्पीड 187 माइल के आसपास होती है। अब ये टेक्निकलिटी तो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा समझता नहीं हूँ, पर आप समझ लें कि जो स्पीड हवा में 222 या 200 के आसपास है, वो ज़मीन में 187 के बराबर है। और वो किस हिसाब से होती है, ये टेक्निकलिटी भी एक जानने की चीज़ है, मैं ज़रूर आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों फिर से चलिए अपनी बात पे चलते हैं कि जब मैं विजयनगर जाता हूँ तो अक्सर मैं शमशाबाद एयरपोर्ट के आसपास रुकता हूँ, क्योंकि सिटी से एयरपोर्ट काफ़ी दूर है हैदराबाद का। तो अगर बंजारा हिल्स या आप गच्चीबावली इधर रुकते हैं तो यहाँ से करीब 45 मिनट से 1 घंटे का समय एयरपोर्ट जाने में लगता है। और इसलिए अक्सर मैं रुकता हूँ एयरपोर्ट के आसपास, जहाँ की बहुत अच्छे होटल तो नहीं है, पर आपको मिडिल क्लास होटल मिल जाते हैं 2,000 से 2,500 रुपये की रेंज में। रीजनेबल एसी रूम्स और खाने पीने की सुविधाएं। पर अच्छे होटल अगर आपको चाहिए तो आपको हाईटेक सिटी आना पड़ेगा, बंजारा हिल्स आना पड़ेगा। और अब देखें हवा में रफ्तार जो है 177 के पास, और अब यहाँ से बहुत कम बच गया है टाइम टू हैदराबाद 1 मिनट, और डिस्टेंस केवल 7.5 किलोमीटर यानी कि 5 माइल्स। और हम बस लैंड करने ही वाले हैं, और वो ड्रैग फोर्स बढ़ता हुआ आपको प्रतीत होगा, आपको आवाज़ बढ़ती हुई प्रतीत होगी बाहर की। तो आपको महसूस होगा कि प्लेन के अंदर से कैसे आवाज़ आती है। और हम बिल्कुल हैदराबाद पहुंच चुके हैं, बस 1 मिनट बता रहा है, यानी कि 4 किलोमीटर, और हम बहुत ही जल्दी लैंड कर जाएंगे दोस्तों। तो मुझे फ़्लाइट में उड़ते समय बस जो सबसे ज़्यादा डर लगता है वो लैंडिंग के समय लगता है। और थोड़ा टेक ऑफ और लैंडिंग ही फ़्लाइट के दो ऐसे मसले हैं जो ख़तरनाक होते हैं। बाद में तो एक बार एयरबॉर्न होने के बाद फ़्लाइट बड़े आराम से उड़ती है, और जब ये उस लेवल पे चले जाती है जहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है, यानी कि 30,000 40,000 फीट की ऊंचाई पे, तो ये बड़े आराम से उड़ती है बिना किसी झटके के बिल्कुल। और अब देखें बिल्कुल अब हम लैंडिंग के अनकरीब हैं, और एयरपोर्ट रनवे को हम टच करने वाले हैं। प्लेन पूरा अलाइन हो गया है, और ये उतरा आप देखिए, मैं देख रहा हूँ अब ये 0 माइल्स दिखा रहा है, माफ़ करें 0 मिनट्स दिखा रहा है, और 2 माइल्स दिखा रहा है अभी भी। तो ये हम लैंड कर गए, और इस धड़धड़ाहट की आवाज़ के साथ जो है पंखे खोल दिए गए हैं ताकि
कि विमान की गति कम हो जाए, क्योंकि ये बहुत स्पीड से उतरता है। आपने देखा लगभग 200 किलोमीटर के आसपास इसकी रफ्तार होती है और इस स्पीड पे ये उतरता है 150 से 200 किलोमीटर की रफ्तार पे। तो उस रफ्तार को कंट्रोल करना होता है। अब हम लैंड कर गए हैं राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हैदराबाद में, और बाहर बारिश हो रही है। हैदराबाद में इस बारिश का माहौल है। तो दोस्तों ये बड़ी प्यारी यात्रा रही इस वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट में जिसका नाम है बोइंग 777। और हम जैसे भारतीयों के लिए जो कि ज़्यादा विदेश यात्रा नहीं करते हैं, इस प्रकार की यात्रा बड़ी एक रोमांचक अनुभव होता है। वो मैंने आपको भी कराया। विदेश यात्राओं में तो इस तरीके के हमें बहुत ही कम मौके मिलते हैं। और दोस्तों ये हम हैदराबाद लैंड कर गए हैं। जैसे ही दोस्तों हमें संकेत मिलता है अब हम बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के बाद एरो ब्रिज से होते हुए जाएंगे। हमें बस में बैठकर जाने की जो आवश्यकता नहीं है। एरो ब्रिज से हम पहुंच जाएंगे जहां बैगेज बेल्ट 8 पर हमारा सामान आने वाला है। आपको एक झलक बिज़नेस क्लास की भी दिखा दूं। ये बिज़नेस क्लास से होते हुए हम बाहर जा रहे हैं, और अब हम एरो ब्रिज पर हैं। एरो ब्रिज से हम जाएंगे बैगेज कलेक्शन के लिए। तो ये भी T3 नई दिल्ली के जो T3 एयरपोर्ट है उसके जैसा ही एयरपोर्ट है, और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। हैदराबाद का भी एयरपोर्ट ऐसा लगता है T3 में ही है जो इसका निर्माण किया गया है। बल्कि इसकी अपेक्षा बेंगलोर का एयरपोर्ट उतना बड़ा नहीं है, लेकिन हैदराबाद का एयरपोर्ट मुझे ज़्यादा बड़ा लगता है। लेट का दिन है। बैगेज बिल्ट पे आए हुए कम से कम 20 मिनट से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक मेरा बैगेज नहीं आया है, सूटकेस नहीं आया। बहुत ही धीरे धीरे आ रहा है। एक एयरक्राफ्ट का साइज़ भी बड़ा है, और दूसरा पर उतने लोग तो नहीं दिखे मुझे यहाँ पे आने के बाद। पर पता नहीं क्यों ऐसा डिले हो रहा है। थोड़ा मिसमैनेजमेंट तो है। एयर इंडिया अभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाया है। फाइनली सामान मिल गया। अब बाहर जाने की तैयारी है, और यहाँ से मैं टैक्सी लूँगा, और टैक्सी लेके होटल। चलिए, थकान हो गई अब और काफ़ी डिले हुआ, पर कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। यहाँ से मैं ऊबर लूँगा, और ऊबर फॉर बिजनेस, और उससे अपने होटल जाऊँगा। चलिए निकलते हैं बाहर। गाइस, अब मैं जा रहा हूँ ऊबर पिकअप पॉइंट की ओर, क्योंकि मेरा ऊबर बिजनेस अकाउंट है। तो फिर पॉकेट से पैसे क्यों लगाना, क्योंकि आप पैसे देंगे फिर आपको पैसे मिलेंगे। तो इससे बेटर है कि आप सीधे ही कर लें। यहाँ कई लाइनें हैं, उधर गो, इसके बाद प्रीमियर, और ये ऊबर गो सिडान है। तो ऊबर गो सिडान में आने का मैं ऊबर प्रीमियर में चला गया था। पैसा ज़्यादा लेता है, सेम गाड़ी देता है। ओके ब्रदर, हाँ, पिन है 453640 453640। थोड़ा गुलाब बनाते। Please use rear seat belt for your safety. वीडियो पैसे प्रीमियम है ये, कुछ नहीं कर सकते। सब कमाई का रास्ता है ना। जितना ज़्यादा कमा सको। 30% खाता है उसमें। पार्किंग में भी सब में। अब तुम्हारा अब इसमें तो आपका वैलेट का है, समझो। ओके, बहुत खाता पैसे। एयरपोर्ट से निकल गए। अब हम यहाँ से कितना टाइम लगेगा? हाफ एन आवर। ओके, 35 मिनट। चार्ज इसलिए ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, एक प्यारे स्वभाव वाले ड्राइवर से बात करते हुए अब हम चल पड़े हैदराबाद शहर की ओर। 35 मिनट लगता है ये रात के समय, और दिन के समय थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं, और बारिश का आगे पूरे हफ्ते अनुमान है। धीरे धीरे मैं आगे पहुंच रहा हूं। हाईटेक सिटी नज़दीक आ रही है, और
मुझे बीच के रास्तों की जानकारी नहीं है, शमशाबाद से लेकर हैदराबाद तक बीच में कौन कौन सी कॉलोनीज़ हैं, पर देखें आप कितनी शानदार चौड़ी सड़क बनी हुई है। और आखिरकार मैं हाईटेक सिटी आ पहुंचा दोस्तों, और ये है मेरा होटल लेमन ट्री प्रीमियर, जो कि एक 4 स्टार होटल है। तो मैं अगला ब्लॉग जो होगा वो इस होटल के बारे में है, इस होटल के कोजी स्टे के बारे में है। ये होटल 4 स्टार है, लेकिन इसके रेट 5 स्टार के बराबर हैं, क्योंकि ये हाईटेक सिटी हैदराबाद में है। तो फाइनली मैं पहुंच गया अपने रूम में, और रूम तो बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है 5 स्टार बताया था, पर ये 4 स्टार लेवल का ही है, बट इट्स ओके। और ये यहाँ से सिटी का बहुत अच्छा व्यू है, आप देखो सामने डेलॉइट का ऑफिस है, और ये है हाईटेक सिटी हैदराबाद, नीचे मेट्रो स्टेशन लग रहा है। दोस्तों अब ये ब्लॉग यहीं रोकते हैं, और रूम की एक छोटी सी कवरेज बना देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हो सकता है अभी कुछ खाना मंगाऊं तो वो भी कवर कर लूँ।